गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो लेट्स स्टार्ट ए न्यू चैप्टर और चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द एरर। एरर होती क्या है और टाइप्स ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन तो कर ही लेंगे कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ टू रेक्टिफाई द एरर, अकाउंटिंग एंट्री के माध्यम से कैसे रेक्टिफाई करते हैं वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन एरर होती क्या है? अनइंटेंशनल ओमिशन, ओमिशन यानी कि छूट जाना, अनइंटेंशनल यानी कि जानबूझ के नहीं करा आपने, गलती से हो गया। अनइंटेंशनल ओमिशन एंड कमीशन ऑफ अमाउंट, छूट गया। वो कमीशन का मतलब, कमीशन का वो मतलब नहीं है जो भी आप कंसाइनमेंट अकाउंट में पढ़ के आए हैं, क्योंकि सेम वर्ड है डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट एस्पेक्ट। ये मैं पहले भी आपको मैनी टाइम्स आपको समझा चुका हूँ। और वही बंदा सही मीनिंग निकाल सकता है जिसे सारे अर्थ पता होंगे। नहीं तो आप कमीशन बार बार आप दलाली से लेके ही देखेंगे उसे कि आप किसी के ब्याह पर कुछ काम कर रहे हो, उसमें आपने बीच में कुछ कमीशन ले लिया, तो यहाँ पर वो वाला कमीशन नहीं है। अनइंटेंशनल ओमिशन एंड कमीशन ऑफ अमाउंट इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी आर कॉल्ड एरर। एक एक चीज़ करके समझाता हूँ। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है एरर की। मैंने क्या बोला? अनइंटेंशनल ओमिशन एंड कमीशन ऑफ अमाउंट इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एन एरर। तो आपका ही मॉड्यूल मैं खोल रहा हूँ। अनइंटेंशनल ओमिशन, ओमिशन का मतलब है छूट जाना, और कमीशन, कमीशन का मतलब होता है पोस्टिंग से, मतलब गलत पोस्टिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग रिकॉर्डिंग। कमीशन, ओमिशन तो आपने कुछ करा ही नहीं, छूट गई। और कमीशन का मतलब है कुछ करा लेकिन वो गलत करा। समझ आ रही बात? तो अनइंटेंशनल ओमिशन और कमीशन ऑफ अमाउंट्स एंड अकाउंट्स in the process of recording the transaction are commonly known as error। तो जो आप गलत नियत से नहीं करते हैं, बस हो जाता है, जानबूझ के नहीं करते हैं लेकिन हो जाता है, छूट गई या गलत रिकॉर्ड हो गई। कमीशन का मतलब होता है रॉन्ग रिकॉर्डिंग, और ओमिशन का मतलब होता है हुआ ही नहीं। तो आर कॉमनली नोन एज एरर। जहाँ तक टाइप्स ऑफ एरर की बात है कि कितने प्रकार की एरर होती हैं, तो मैं उन्हें दो पार्टों में डिवाइड करता हूं। अरे जो मैं दो पार्टों में डिवाइड करता हूं, ऐसा नहीं है कि हर किताब में आपको दो ही पार्टों में मिलेंगे। दिस इज नॉट द लॉ। लॉ एक क्या है कि एक सर्टेनिटी है, सर्टेन है। लेकिन बाकी जो चीजें, जैसे अकाउंट्स में हम टाइप्स की बात करते हैं, तो मैनी टाइम में सब्जेक्टिव होती है। मैं किसी तरीके से देखता हूं, दूसरा आदमी किसी और तरीके से देखेगा, लेकिन लास्ट में वही पहुंचेंगे हम, लास्ट में हम वही पहुंचेंगे। जैसे मैं जो देखता हूं टाइप ऑफ एरर को, टाइप ऑफ एरर मैं मेनली दो पार्टों में डिवाइड करता हूं। सही से मेनली मैं कितने पार्टों में डिवाइड करता हूं? दो पार्टों में। एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी कि सैद्धांतिक। एक प्रिंसिपल होता है, जैसे स्कूल का प्रधानाचार्य है तो उसकी स्पेलिंग होती है PAL, और ये है PLE, तो ये सैद्धांतिक। एरर ऑफ प्रिंसिपल, और एक होती है क्लैरिकल एरर।
एरर प्रिंसिपल और एक है क्लैरिकल एरर। एरर प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो अंतर जानते हैं आप। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस समझते हैं आप? सोनी बताएंगे क्या होता है, मोटे मोटे तौर से आप बता दीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या अंतर समझते हैं? अमन, कुणाल, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो काफी टाइम में एक बार होता है, फिर अन्य एक्सपेंडिचर डेली होते हैं, जैसे सैलरी देना, रिपेयर एक्सपेंस देना। देखिए दो लोगों ने उदाहरण ठीक दिए हैं, जैसे आपने भी और इन्होंने भी, लेकिन कमी क्या है? मतलब बाकी लोगों ने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया कुछ। आप अगर इसे लिखेंगे तो लिख नहीं पा रहे हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज ऑफ एसेट्स करता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उन एसेट्स को डेली फंक्शनिंग के हिसाब से मतलब सही से काम करें इसलिए। ये परिभाषित हुआ, मतलब आप लिखेंगे और जिसके आप चाहेंगे कि नंबर मिले तो ये लिख पाएंगे आप। जब तक आपके पास सही टर्मिनोलॉजी नहीं है और आप सोचें कि नंबर मिल जाए, ठीक है, आप दोनों ने बाकी लोगों को कुछ जवाब ही नहीं दिया तो उसके मुकाबले ठीक है, लेकिन अगर आपको वास्तव में आगे बढ़ना है तो हमें केवल इन लोगों में ही आगे थोड़ी बढ़ना है। समझ आ रही बात? अंधों में काना राजा वाली बात हो गई वो तो हमें अपनी कमी पता होनी चाहिए, सभी में को पता होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आपके पास सही टर्मिनोलॉजी नहीं है, उदाहरण ठीक दिया आपने, ठीक है ना, तो इससे ये तो पता लग रहा है कि आपको मोटा मोटा पता है, लेकिन नंबर किस बात के होते हैं? नंबर मैं भी आपके लिए क्यों कह रहा हूँ, उनके तो कुछ कहीं ना मैं बेचारों का, क्योंकि चलो आपने कुछ सही जवाब दिया तो सुधरने की गुंजाइश है, वहाँ तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा। तो लैंग्वेज पर भी ध्यान दीजिए आप। बेसिकली क्या होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर द एक्सपेंडिचर विच इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ एन एसेट। और तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन आपके पास लैंग्वेज तो होनी चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ एन एसेट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर द एक्सपेंडिचर which are for maintaining the asset। मतलब उससे वैल्यू में इजाफा नहीं होता, रनिंग एंड मेंटेनेंस चलती है उससे, रेकरिंग नेचर के होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। मैंने एक गेट लगवाया, दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। गेट का कुंडा खराब हो गया, वो सुधरवाया, दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने एक एसी इंस्टॉल कराया, दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन मैंने उसकी अगले साल जो सर्विस कहते हैं, जो जाली वाली धो धा के वो जाता है, तो दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि एसेट को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो उसकी एसेट की वैल्यू को बढ़ाते हैं। समझ आ रही है बात आपके? और भी अलग अलग तरीके से, मोटा मोटा लेकिन ये है।
अब एरर प्रिंसिपल क्या होती है, हमने कोई एक्सपेंडिचर किया था तो वो रेवेन्यू, उसे कैपिटलाइज कर दिया। हमने कोई एक्सपेंडिचर किया था तो वो कैपिटल, हमने उसे रेवेन्यू मान लिया। बिकॉज दिस इज द सब्जेक्टिव मैटर, मतलब इसके लिए कोई कानून नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ेंगे और ये बिल्डिंग की रिपेयर कराई, अब बिल्डिंग की रिपेयर कराई इन्होंने तो लिख के छोड़ दिया, लेकिन कोई अमाउंट थोड़ी है कि अगर आपका इतना अमाउंट लगेगा तो उसे कैपिटलाइज करना है, इतना अमाउंट लगेगा तो उसे P&L अकाउंट में से चार्ज कर लीजिएगा। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो जनरली होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होते हैं। या सैलरी दिया आपने, तो आपने शुरुआत में तो क्या एंट्री पास कर ली होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन बाद में वो कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। आप सभी फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट के सैलरी कहाँ आती है, डेबिट में तो आती है। तो कभी आपने सोचा कि उसकी एंट्री क्या बनी होगी, बस आपने तो ये है कि डेबिट में आएगी, खर्चा डेबिट में आएगा, इनकम क्रेडिट में आएगी, लेकिन एंट्री तो बनती होगी उसकी कुछ। तो P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी, P&L अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी, P&L अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंडिचर, जो भी P&L अकाउंट के डेबिट में जा रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है और वो चीज़ क्रेडिट होती है। तो एक तरीके से जब हम कोई सैलरी देते हैं तो पहली एंट्री जो पास होती है सैलरी डेबिट टू कैश या बैंक, और फिर P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो जब दोनों एंट्रियों को मिलाते हैं हम लोग तो सैलरी डेबिट है, सैलरी क्रेडिट है, तो कट जाती है। तो देखा जाए इसकी एक एंट्री बन जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशन से भी हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सैलरी पेड की एंट्री है। अभी रिसेंटली ही आप कंसाइनमेंट करके आए हैं, तो कंसाइनमेंट में हम कहाँ खर्चों के नाम से एंट्री बनाते हैं। देखा जाए यहाँ पे भी बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप सीए के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए। अभी तक आप रटते हुए आए हैं बस कि ठीक है हम 11th है 12th है तो सीख रहे हैं, चीज़ें धीरे धीरे करके सीखेंगे, लेकिन वास्तव में आप पहले एंट्री बनाएं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी करें, इसकी कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीधे एंट्री पास कर सकते थे इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये देखेंगे होते हुए आप, और उस समय आप सरप्राइज होंगे। तो सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग गया कि है तो असली में खेल यही। समझ आ रही है बात। अब हमने बिल्डिंग की रिपेयर कराई, अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर अगली एंट्री पास होगी P&L अकाउंट डेबिट टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये तो होगी। कुल मिला के ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि आप P&L अकाउंट में ले जा रहे हो। आपने बिल्डिंग खरीदी, क्या एंट्री पास होती है, बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग डेबिट टू कैश, क्या अगली एंट्री ये भी पास होती है P&L अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, क्या P&L अकाउंट के डेबिट में आता है, ये सीधे कहाँ आ जाएगा, एसेट में। आप सोचिए मैं क्या सोचवाने की कोशिश कर रहा हूं, जो चीज P&L अकाउंट के डेबिट में या क्रेडिट में आ जाती है वो कभी बैलेंस शीट में नहीं आती है, उन्हें P&L अकाउंट से ही हम खत्म कर देते हैं। और जो चीज बैलेंस शीट में आती है वो रियल में एसेट या रियल में लायबिलिटीज होती हैं। तो जब आप बिल्डिंग खरीदते हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन इसकी अगली एंट्री ये नहीं बनती P&L अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, P&L अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, ये नहीं बनती, ये सीधे फिर बैलेंस शीट में आती है क्योंकि उनका बैलेंस बच जाता है। जब आप इसका लेजर तैयार करेंगे, इसका लेजर तैयार करें आप सैलरी का, इसका सैलरी अकाउंट आप तैयार करेंगे तो क्या आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे टू कैश आ गया, और यहाँ पे P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी है तो यहाँ पे क्या आ गया, बाई P&L अकाउंट, और दोनों में अमाउंट सेम आएगी, तो क्या इसका कोई बैलेंस बचेगा, खत्म। समझे प्रोसेस को, अकाउंटिंग प्रोसेस को समझें आप। 4 लोगों की सैलरी दी है तो 4 बार P&L अकाउंट आएगा, वो एक ही बात। समझ आ रही है बात, कोई डाउट हो यहां तक बता दीजिए। आपने बिल्डिंग की रिपेयर कराई, हैवी एक्सपेंडिचर किया,
वो था तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन आपने क्या लिख दिया उसे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी P&L अकाउंट डेबिट टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर दिया, जबकि था ये हैवी एक्सपेंडिचर, कैपिटलाइज होना चाहिए था। होनी क्या एंट्री चाहिए थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कैपिटलाइज होने का मतलब क्या है, बिल्डिंग की कॉस्ट में बढ़ा दो, बिल्डिंग की कॉस्ट में आप क्या कर दो, इसे बढ़ा दो। अब बढ़ेगी कैसे कोई चीज, अकाउंट्स में कैसे बढ़ती है कोई चीज। अगर आपने बिल्डिंग 50 लाख की खरीदी, अब 5 लाख रुपए और खर्चे कर रहे हो उसमें, तो 5 लाख रुपए से और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दो। तो जब आप लेजर अकाउंट बनाओगे तो उसमें 55 लाख दिखेगा, नहीं दिखेगा। अकाउंट्स में कम या ज्यादा करने का तरीका एक ही है, जो जिसका बैलेंस है, बिल्डिंग का बैलेंस डेबिट होता है तो बढ़ेगी कैसे बिल्डिंग, और डेबिट करोगे। घटेगी कैसे, जब बिल्डिंग को क्रेडिट करोगे। लाइबिलिटीज का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट होता है, तो लाइबिलिटीज बढ़ेगी कैसे, जब उसे और क्रेडिट करोगे। लाइबिलिटीज घटेगी कैसे, जब उसे डेबिट करोगे। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि आपने सैद्धांतिक गलती करी है। था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू में दिखला दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसे कैपिटल में दिखला दिया। मुझे बताइए वेदर दिस टाइप ऑफ एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस समझते हैं, जहां पे सारे लेजर का बैलेंस आता है, और फिर ट्रायल बैलेंस मिलना चाहिए आपका, डेबिट साइड भी मिलनी चाहिए, क्रेडिट साइड भी मिलनी चाहिए। तो मुझे बताइए कि वेदर दिस टाइप ऑफ एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, क्या इस तरह की जो एरर है वो आपके ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती है या नहीं करती है। इस तरह की गलती आपके ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती है नहीं करती है, सोच के बताइए। तो कारण भी तैयार रखिएगा। खुशबू आप बताओ, नहीं पता क्यों, काफी हद तक ठीक है। दिस टाइप ऑफ एरर डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। और जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होंगी ना, आप ये सोच लीजिए कि आप सीए के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। आपको इफ एंड बट पता होने चाहिए, कौन सी चीज कहां पर कैसे असर डाल रही है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड मैच करना चाहिए। इस गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, गलती तो है, लेकिन दिस टाइप ऑफ एरर डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। आप मुझे बताइए, आपने सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया, या आपने बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया, टू कैश तो बराबर है। डेबिट में बिल्डिंग लिखना था लेकिन आपने सैलरी लिख दिया, तो ट्रायल बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। केवल अकाउंट का नाम ही तो चेंज हो रहा है, वहां सैलरी अकाउंट आएगा, और अगर इसे कैपिटलाइज दिखलाते तो बिल्डिंग अकाउंट बढ़ के आता आता है। किसमें नहीं आता, बैलेंस शीट में नहीं आता। पहले एंट्री बनती है, फिर लेजर बनते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, देन फाइनल अकाउंट बनते हैं। फाइनल अकाउंट का मतलब है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। तो ट्रायल बैलेंस जो होता है वो P&L अकाउंट से पहले बनाते हैं, और केवल एक ही पर्पज होता है कि आप एक क्लेरिकल एरर पता लगा सकें। देखा जाए हम सीधे लेजर से भी P&L अकाउंट बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते। ट्रायल बैलेंस में होता क्या है, लेजर के बैलेंस शीट की पोस्टिंग ही तो होती है, उससे आपको ये पता लग जाता है कि कहीं अर्थमेटिकल आपने एरर तो नहीं कर रखी है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है नहीं है। लेकिन ट्रायल, एक क्वेश्चन ये भी आता है 11th में कि क्या ट्रायल बैलेंस मिलने का मतलब ये है कि आपने कोई गलती नहीं करी।
ट्रायल बैलेंस मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गलती नहीं करी। ट्रायल बैलेंस गलती करने के बाद भी मिल जाता है, जैसे यही है, जैसे यही वाली है। अगर एरर और प्रिंसिपल आपने कर रखी है तो ट्रायल बैलेंस तो टैली करेगा, लेकिन गलती तो हो चुकी है। समझ आ रही है? तो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में मोटे मोटे तौर से मैं दो पार्टों में डिवाइड करता हूं, एरर प्रिंसिपल और क्लेरिकल एरर। अब क्लेरिकल एरर को भी मैं तीन पार्टों में डिवाइड करता हूं। ये हर किताब में अलग अलग मिल सकता है आपको। टाइप्स ऑफ एरर, कोई किसी तरह डिवाइड करेगा, कोई किसी तरह डिवाइड करेगा, लेकिन लास्ट में जो चीजें होंगी वो सेम मिलनी है, उससे फर्क नहीं पड़ता वो आदमी कैसे चीजों को बांटता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई लॉ नहीं है, मैंने बहुत इजी करके बांट रखा है चीजों को। तो एरर प्रिंसिपल, क्लेरिकल एरर। क्लेरिकल एरर में एक है एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा है एरर ऑफ कमीशन, और तीसरा है कंपनसेटरी एरर। एरर ऑफ ओमिशन भी दो तरह की होती हैं, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। इसके एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर से टाइप्स ऑफ एरर कितने की हैं? एरर प्रिंसिपल, सैद्धांतिक गलती, और दूसरा है क्लेरिकल एरर। क्लेरिकल एरर की बात करें तो वो तीन तरीके के मैं बांटता हूं, एरर ऑफ ओमिशन, छूट गया, एरर ऑफ कमीशन, गलत लिखा गया, और तीसरा है कंपनसेटरी एरर। एरर ऑफ ओमिशन भी दो पार्ट में डिवाइड करता हूं मैं। कंप्लीट ओमिशन, आपने सैलरी पेड करी, छूट गई, आपसे लिखी नहीं आपने, आप में से कोई ये तो नहीं पूछेगा कि सर क्यों नहीं लिखी, पूछना चाहो पूछ लीजिए। सर ऐसा भी हो जाता है क्या? ये तो कोई क्वेश्चन दिमाग में नहीं है आपके। जनरल एंट्री कराई गई होंगी आपको, अब कई सारी एंट्री हैं, आपने लिखी नहीं उसकी, किसी की जनरल एंट्री बनाई नहीं, तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि सर क्यों छूट गई। बोल दीजिए, ये क्वेश्चन तो दिमाग में नहीं है कि छूट कैसे जाता है। छूट गया, छूट गया, गलती है, जानबूझ के तो नहीं छोड़ा आपने, एरर है। आप कोई क्वेश्चन करते हैं कई बार, आप ये नहीं देखते सर ध्यान नहीं दिया, तो ये भी होना था क्या इसमें। 50 एंट्रीज हैं अलग अलग डेट की, कर रहे हैं क्वेश्चन, कोई एंट्री पे ध्यान नहीं दिया आपने। अच्छा, ये भी दो तरह की होती हैं सर, ये भी दो तरह की होती हैं, ओमिशन इन रिकॉर्डिंग एंड ओमिशन इन पोस्टिंग। अंतर समझते हैं? ओमिशन इन रिकॉर्डिंग एंड ओमिशन इन पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग सैलरी पेड करी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये लिखा ही नहीं, आपने ये एंट्री बना ली, लेकिन जब लेजर तैयार करे सैलरी अकाउंट के, पोस्ट नहीं करा आपने।
अगर एरर कंप्लीट ओमिशन का केस है और एरर इन रिकॉर्डिंग का केस है, वेदर दिस टाइप ऑफ एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, वेदर दिस टाइप ऑफ एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ ओमिशन के अंदर भी रिकॉर्डिंग का ओमिशन है, रिकॉर्ड ही नहीं करी आपने, तो ये वाली एरर कंप्लीट ओमिशन है, तो ये वाली एरर क्या ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती है? क्यों? कैसे करेगी? तो ट्रायल बैलेंस कैसे इफेक्ट होगा? ट्रायल बैलेंस तो बनाया होगा आपने कभी ना कभी 11th में, हैं? दरोमत सरमामत है ना, बनाया नहीं? क्यों? ईमानदार आंसर। मौज मस्ती में कट गई 11। ऑनेस्ट आंसर है, लेकिन मैं कह रहा हूं अभी भी अगर समझ जाए आदमी, लेकिन देखो दिक्कत तो आती है, बहुत एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए। आप वो उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वो सारी एक्स्ट्रा मेहनत यहाँ हो जाएगी। एक बार को शुरुआत से ज्वाइन होता तो मैंने कराई है ना, ऐसा नहीं कि नहीं कराई। तुमने तो 11th ही मौज मस्ती में काटी है, तो 12th ही मौज मस्ती में काट रखी, 11th भी गई और 12th भी गई, अब सीए भी मौज मस्ती में काट रहे हैं। तो सबसे दुखद विषय ये है, फिर आप कहोगे खुरबू तो बजाय परेशान हो जाती है। अब कैसे अब समझाया जाए आपको, क्योंकि यहाँ शुरुआत से तो समझाई नहीं जा सकती चीजें। अब तो रट लो भैया कि एरर ऑफ ओमिशन कंप्लीट ओमिशन का खेल है, तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगी। आपके पास 10 एंट्री हैं, 10 एंट्री बनाओ, लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ। अगर मैथमेटिकल एरर नहीं होगी तो ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। आप 10 में से एक एंट्री पूरी छोड़ दो, 9 ही एंट्री बनाओ, उन 9 एंट्री से आप लेजर बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो भी ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। एक एंट्री का डेबिट भी छूट गया, क्रेडिट भी छूट गया। जब सेम अमाउंट से डेबिट भी छूट गया, सेम अमाउंट से क्रेडिट भी छूट गया, तो दिस टाइप ऑफ एरर इज नॉट अफेक्टेड द ट्रायल बैलेंस। मैं ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट, इसका मतलब वो नहीं कि जो आपकी बुक में आंसर है वो तो मैच नहीं करेगा, लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। डेबिट का आंसर और क्रेडिट का आंसर वो सेम आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जब डेबिट में भी सेम इफेक्ट है, क्रेडिट में भी सेम इफेक्ट है, तो उससे ट्रायल बैलेंस पर प्रभाव नहीं पड़ा करता है। तो दिस टाइप ऑफ एरर ऑल्सो डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। कंप्लीट ओमिशन का जो केस है, अब ओमिशन इन रिकॉर्डिंग वाला केस हो गया, और ओमिशन इन पोस्टिंग। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखी ही नहीं, ये है ओमिशन इन रिकॉर्डिंग। लिखा लेकिन सैलरी अकाउंट में पोस्ट नहीं करा। दोनों में कुछ भी हो सकता है, दोनों में ही नहीं करा या एक में कर दिया। अगर दोनों में ही रिकॉर्ड नहीं करा तो दिस टाइप ऑफ एरर ऑल्सो डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। लेकिन पोस्टिंग एक में हो गई, एक में नहीं हुई, तो ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर जाएगा। ये मैं क्या चीज़ तैयार करा रहा हूँ आपको, ये मैं ट्रू फॉल्स तैयार करा रहा हूँ जो आते हैं पेपर में। कहाँ तक रटोगे? अकाउंट की थ्योरी लॉ की थ्योरी की तरह नहीं है। अकाउंट की थ्योरी अगर आपने ढंग से समझ रखी है ना,
कर ही दोगे वहाँ पर। अब एक बार समझ रखी है तो जिंदगी भर ना भूलने वाली चीज़ है ये। जो अभी तक चैप्टर करें अकाउंट करंट एवरेज ड्यू डेट, ये रेक्टिफिकेशन के चैप्टर हैं, ये जी लगते तो हैं आपको, लेकिन अब कुछ याद नहीं होगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपने रिवाइज करा नहीं करा, एक मुझे अभी भी है कि अगर मैं अभी दूंगा आपको नाम में कुछ दिमाग लगा लोगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली चैप्टर है, उसमें थ्योरी आपको कराई गई, कॉन्सेप्ट समझाए। कंसाइनमेंट अकाउंट 2 महीने बाद भी उठा के देखोगे कुछ तो आएगा, लेकिन एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे, पेपर से 2 दिन पहले रिवाइज नहीं करोगे, तो पेपर में कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो एक क्रैम है। बस ये ऐसा करना है, अकाउंट करंट ऐसे करना है, कोई कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं उनमें, वो तो प्रोसीजरल पार्ट है। तो ये मैं आपको ट्रू फॉल्स तैयार करा रहा हूं। अगर आपने कंसाइनमेंट अकाउंट के भी ट्रू फॉल्स करे हो ईमानदारी से, तो एक आध की तो बात मैं करता नहीं, आपको दिक्कत आई नहीं होगी, जबकि मैंने यहाँ तो नहीं पढ़ाए, यहाँ तो बस क्वेश्चन जैसे अब समझा रहा हूँ थ्योरी को, तो वैसे वो थ्योरी समझा दी थी मैंने। अगर आप करके देखोगे ना तो दिक्कत आएगी नहीं आपको किसी भी तरीके से। अब वो ऐसी चीज़ है कि पेपर में सीधे करोगे तो भी हो जाएगा। तो एरर ऑफ ओमिशन समझ में आता है, कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन में भी 2 हैं, ओमिशन इन पोस्टिंग, ओमिशन इन रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग कंप्लीट ओमिट हो गया, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। ओमिशन पोस्टिंग हुआ, इसमें 2 बातें हैं, अगर दोनों अकाउंट में पोस्टिंग होने से रह गई तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर एक में पोस्ट कर दी एक में पोस्ट, तो बेसिकली वो फिर पार्शल ओमिशन का केस बन जाएगा। हम फिर उसे कंप्लीट ओमिशन में डालेंगे भी नहीं। ओमिशन इन पोस्टिंग है, लेकिन ओमिशन इन पोस्टिंग में भी 2 केस निकलेंगे, एक कंप्लीट ओमिशन में जाएगा, अरे पार्शल हो। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कंप्लीट ओमिशन डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, वेदर ओमिशन इन रिकॉर्डिंग, वेदर ओमिशन इन पोस्टिंग, बशर्ते वो कंप्लीट ओमिशन हो। लेकिन जो पार्शल ओमिशन है, समझ ही गए होंगे आप, तो वो अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन यानी रिकॉर्ड करा लेकिन रॉन्ग रिकॉर्डिंग है। एरर ऑफ कमीशन आपने रिकॉर्ड तो करी लेकिन रॉन्ग रिकॉर्डिंग है। मोहन से माल उधार खरीदा, तो उधार माल खरीदे, इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, लेकिन आपने गलती क्या लिख दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, गलत नाम में चढ़ा दिया, तो दिस इज एरर ऑफ कमीशन। वेदर दिस अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि राम की जगह मोहन, मोहन की जगह राम, जो क्रेडिट में आना था वही क्रेडिट में आया, बस नाम ही तो गलत है, तो ये भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। आपने 10,000 रुपए का माल खरीदा मोहन से, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 1,000 चढ़ा दिया हो सकता है या नहीं हो सकता? 10,000 की जगह 1,000 चढ़ा दिया हो, तो ये भी एरर ऑफ कमीशन है। ये ट्रू फॉल्स में पूछी जाएंगी, आप जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल देके आपसे पूछ लेगा एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन, यही बता दो आप। ओमिशन तो छूट गया, कमीशन गलत चढ़ गया, गलत अमाउंट चढ़ गया, गलत नाम में चढ़ गया, ये सब एरर ऑफ कमीशन है। कई बार ऐसा हो सकता है एरर ऑफ कमीशन में डेबिट गलत चढ़ा, क्रेडिट गलत चढ़ा और चढ़ा, तो ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर जाएगी। आपने मोहन से उधार माल खरीदा 10,000 रुपए का, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू मोहन 1,000, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि एक जगह डेबिट 10,000 चढ़ा, उसका क्रेडिट। जहां डेबिट और क्रेडिट दोनों की सेम तरह की मिस्टेक होगी तो वो अफेक्ट नहीं करेगा ट्रायल बैलेंस को। जहां डेबिट और क्रेडिट में अंतर आ जाएगा वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। समझ आ रही है एरर और कमीशन भी? कंपनसेटरी एरर, कंपनसेटरी एरर, कंपनसेटरी एरर क्या होती है? जब दो अलग अलग जगह गलती होती है लेकिन सेम तरह की गलती होती है, वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है। वो एक तरह से न्यूट्रलाइज हो जाती है गलती। नाम से भी पता लग रहा है कंपनसेटरी, गलती छुप गई, गलती कंपनसेट हो गई। ये दो अलग अलग अकाउंट में गलती होगी, सेम गलती, मतलब उसका इफेक्ट ऐसा आएगा कि वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। समझ आ रही बात? तो देखिए यहां पर आपको कोई एग्जाम्पल वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लें, एडवाइजेबल है। जितना आप थ्योरी पढ़ेंगे उतना आपका माइंड मजबूत होता चला जाएगा। जिसने जो गलती कर दी है, अगर अभी भी जग जाओगे तो भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनके साथ ही है जो अभी भी नहीं जगेंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये सारे एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं आपको, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। मुझे यहाँ पे कोई आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब एग्जाम्पल दे रखे हैं। जितना आप पढ़ेंगे, रीडिंग लगाएंगे और सोचेंगे, उतना आपका माइंड मजबूत होता चला जाएगा। स्टेज ऑफ एरर जो मैं भी पढ़ा रहा था, एरर में अक्कर एट एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जनरल, जिस समय आप जनरल में रिकॉर्ड करोगे तो प्रिंसिपल की एरर हो सकती है, ओमिशन की हो सकती है, कमीशन की हो सकती है। रिकॉर्ड करते समय मतलब मैंने ऐसे नहीं बांटा, ऐसे मैंने क्या कर दिया, एरर और प्रिंसिपल, वो क्लैरिकल एरर, फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल मैंने समझा दिया, फिर क्लैरिकल एरर मैंने क्या बताया, ओमिशन, फिर ओमिशन में बताया मैंने रिकॉर्ड करते समय या पोस्ट करते समय, रिकॉर्ड करते समय या पोस्ट करते समय। तो लास्ट में आके वो सारी चीजें इकट्ठी होंगी, ठीक है। तो रिकॉर्ड करते समय प्रिंसिपल की एरर हो सकती है, कोई चीज छूट भी सकती है और कोई चीज गलत लिखी जा सकती है। जहां तक एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग, आप मुझे बताइए एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग क्या एरर और प्रिंसिपल हो सकती है? सोचिए, एक नया क्वेश्चन निकल गया। एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग वेदर इट इज पॉसिबल कि आप प्रिंसिपली एरर कर जाओ, संभव ही नहीं है। जिस समय आप पहली बार सोच रहे हो, जिस समय आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसी समय तो ये बात आती है कि ये रेवेन्यू था, कैपिटल, एक बार रिकॉर्ड हो गई तो पोस्टिंग करते समय तो बस सीधे पोस्टिंग करनी है। वो प्रिंसिपली एरर हो ही नहीं सकती, वो केवल क्लैरिकल एरर हो सकती है। वो क्लैरिकल एरर को 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है मैंने। तो अगर आप सोचेंगे ना, जरा मैंने करवाया है, अब मैं जानबूझ के यहां से पढ़ा रहा हूं आपको। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि हर बुक में अलग अलग टाइप से उन्हें डिवाइड कर रखा है, लेकिन लास्ट में जाके अगर आप कंसाइज करेंगे तो सबका रिजल्ट सेम आएगा। तो एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग तो एरर ऑफ ओमिशन हो सकती है। ओमिशन भी 2 तरह का होता है सर, पार्शियल और कंप्लीट। एरर ऑफ कमीशन मैंने कहा था एग्जाम्पल है, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, मैंने एग्जाम्पल दिया था, मोहन से खरीदा राम में चढ़ा दिया। पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, डेबिट में था क्रेडिट में चढ़ा दिया। पोस्टिंग और रॉन्ग अमाउंट, 10,000 की नहीं 1,000 कर दिया। देखिए जहां तक पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट है, वेदर इट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, आंसर इज नॉट। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट वेदर इट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये डिपेंड करेगा। अगर दोनों जगह रॉन्ग अमाउंट चढ़ाए तो अफेक्ट नहीं करेगा।
10 से आगे देंगे 1000 चढ़ाए थे, लेकिन आपने डेबिट में भी 1000 चढ़ाया, क्रेडिट में भी 1000 चढ़ाया, तो कैसे इफेक्ट कर जाएगा ट्रायल बैलेंस? हाँ, पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, ये इफेक्ट कर जाएगा ट्रायल बैलेंस। समझ आ रही है बात आपके? दोबारा समझ लीजिए, हम बात क्या कर रहे हैं? एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग इन द लेटर, पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहे हो। इसमें एरर ऑफ ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। मोहन में चढ़ाना था, राम में चढ़ा दिया। पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, ये फर्क करेगा ट्रायल बैलेंस को। डेबिट चढ़ाना था, क्रेडिट चढ़ा दिया। पोस्टिंग और रॉन्ग अमाउंट, अब अगर एक ही लेटर में रॉन्ग अमाउंट चढ़ाया हुआ है तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों ही लेटर में रॉन्ग अमाउंट चढ़ाया हुआ है तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, 10,000 रुपये थी, जब सैलरी में पोस्टिंग कर रहे हो तो टू कैश आएगा, आपने वहां तो 10,000 चढ़ा दिया। कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हो तो बाई सैलरी आएगा, 10,000 की जगह 1,000 लिख दिया, तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो जाएगा। और बेसिकली जब पोस्टिंग की गलती है तो ये संभावना ज्यादा है कि एक अकाउंट में गलती हुई हो। जब रिकॉर्डिंग की गलती होती है तो क्योंकि आपके दिमाग में हम क्वेश्चन पढ़ा और बैक ऑफ द माइंड आपके 10 की जगह 1,000, तो वो दोनों जगह 1,000 लिखा जाता है। लेकिन जब पोस्टिंग की गलती होती है तो आप एक समय में एक ही चीज चेक करते हो, तो लगता है कि एक जगह तो आपने सही लिखा हो और दूसरे अकाउंट में चढ़ाते वक्त उसे गलत पढ़ लिया हो। तो क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है। एट द स्टेज ऑफ बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट, तीसरी स्टेज क्या आती है? जब लेजर बनाया आपने, राम अकाउंट बनाया, सैलरी अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट बनाया, दोनों तरफ का टोटल हम मारते हैं, जिधर ज्यादा होता है फिर दूसरी तरफ बैलेंस निकाल देते हैं। तो क्या टोटल मारने में गलती नहीं हो सकती आपके? जब टोटल मारने में गलती होगी तो बैलेंस भी गलत ही निकलेगा। या टोटल आपने सही मारा लेकिन टोटल मार के फिर एक साइड का घटाना पड़ता है, कुल मिला के बैलेंस गलत निकला, तो दिस एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये वाली एरर जो है ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी जरूर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना करे। तो रॉन्ग टोटलिंग ऑफ अकाउंट और रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ अकाउंट एंड रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। और एट द स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, आपने अकाउंट तक सही बना ली है, बैलेंस भी सही निकाल लिया, अब ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो ट्रायल बैलेंस में गलती नहीं होती क्या आपसे? एरर ऑफ ओमिशन, किसी लेजर का बैलेंस उतारने भूल गए, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन में उतारा लेकिन अमाउंट गलत उतारा, गलत नाम से उतारा, गलत साइड में ले गए। आपको जब बैलेंस दिए हुए रहते हैं और फिर सीधे आपसे ट्रायल बैलेंस पूछा जाता है, क्या आपसे कभी गलत नहीं हुआ ट्रायल बैलेंस? वो तो ठीक है, आपको यहां आंसर दिया रहता है, फिर आप देखते हो, लेकिन प्रैक्टिकली तो आंसर कुछ होता ही नहीं। प्रैक्टिकली तो जो तुमने बना दिया वही आंसर है। आपको कई बार ये समझ में नहीं आता, राम है, राम का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, या तो दिया वही हो और ना दिया हुआ हो, तो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो गलत साइड उतार रहे हो, तो टेकिंग रॉन्ग अकाउंट, मोहन की जगह राम, टेकिंग रॉन्ग अमाउंट और टेकिंग टू रॉन्ग। अगर रॉन्ग अकाउंट ले गए तो दिस एरर डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, लेकिन रॉन्ग अमाउंट ले गए तो ये इफेक्ट कर जाएगी। अब अगर रॉन्ग अमाउंट तुम्हारी एंट्री ही गलत हुई थी तो वो तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि वो शुरुआत से गलती चल रही है, लेकिन शुरुआत से ठीक चल रही है, ट्रायल बैलेंस में तुमने गलत पोस्ट कर दी, और वो भी ट्रायल बैलेंस में एक जगह तो पोस्ट करोगे, या तो दूसरी जगह भी गलत पोस्ट हो जाए तो इफेक्ट नहीं करेगी ट्रायल बैलेंस। उससे गलती को कहेंगे कंपनसेटरी। 500 डेबिट में भी कम लिखे गए, 500 क्रेडिट में भी कम लिखे गए, तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। रॉन्ग साइड ले गए
तो ये तो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी ही करेगी। समझ आ रही है? ऑन द बेसिस वी कैन क्लासिफाई द एरर इन द 4 ब्रॉड कैटेगरीज: एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटरी एरर। आ गई ना बात? और अब आगे देखो टाइप ऑफ एरर। इन्होंने क्या कहा? बेसिकली एरर ऑफ 2 टाइप्स: एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लरिकल एरर। फिर क्लरिकल एरर को बांटा जाता है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटरी एरर, जो मैंने आपको ये चार्ट बनाया। बड़ा सही कर रखा है इन्होंने, मतलब इससे पता लगता है। नहीं तो क्या होता है कई बार बच्चा जो बुक में लिखा हुआ है आपको लगता है बस यही ठीक है, उससे आप नॉलेज नहीं गेन करते, उससे रट्टाफिकेशन होता है। इन्होंने क्या कर रखा है, हर तरह से दे रखा है। अब मैं शुरुआत से ही बता के चल रहा हूं आपको, अगर इन्होंने भी एक ही तरीके से दे रखा होता तो आपके मन में हो सकता है डाउट आ जाता। अब इससे पता लग रहा है कि देखा जाए कि कौन आदमी कैसे बांट रहा है। दिस इज नॉट द लॉ। लो नहीं है कि एक ही चीज सर्टेन है। कुल मिला के ये तो जरूर है कि एरर प्रिंसिपल की भी होती है, एरर कमीशन की भी होती है, एरर ओमिशन की भी होती है और कंपनसेटरी एरर होती है। ये जो ऊपर 4 लिखा है इन्होंने, यही एरर निकल के आएंगी। अब उन्हें आप कैसे बांटो? तो मैंने पहले 2 पार्टों में बांटा, एरर प्रिंसिपल, क्लरिकल एरर। फिर ये जो 3 है ये मैं क्लरिकल एरर में रखता हूं। इन्होंने भी तो लास्ट में आगे ये करा, एरर ऑफ ओमिशन क्लरिकल एरर में, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटरी एरर। कंपनसेटरी एरर मैंने बता ही दिया। इफ द इफेक्ट ऑफ एरर कमिटेड कैंसिल आउट, द एरर विल बी कॉल्ड कंपनसेटरी एरर। द ट्रायल बैलेंस विल एग्री। सपोज एन अमाउंट ऑफ 10 रिसीव्ड फ्रॉम ए इज नॉट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, यानी कि 10 रुपए रिसीव हुए ए से और वो आपने उसके क्रेडिट नहीं करे, एंड द टोटल ऑफ द सेल बुक्स इज 10 इन एक्सेस। आज सेल बुक का टोटल आपने 10 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिया। 10 रुपए किसी से रिसीव हुए तो आपको क्या करना चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट टू ए, तो ए क्रेडिट है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्रेडिट 10 रुपए कम हो गया। सेल का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट होता है। सेल आपने 10 रुपए बढ़ा दिया तो ट्रायल बैलेंस तो मिल ही जाएगा। एक अकाउंट में कम 10 रुपए, दूसरे अकाउंट में 10 रुपए ज्यादा, तो मिल ही जाएगा ट्रायल बैलेंस। तो दिस इज कॉल्ड कंपनसेटरी एरर। कंपनसेटरी एरर कैसे कैसे होंगी सोच के बताइए। एक डेबिट कम, दूसरा डेबिट ज्यादा, एक क्रेडिट कम, दूसरा क्रेडिट ज्यादा, या और भी हो सकती है, तीसरी और हो सकती है, एक का डेबिट कम, एक का क्रेडिट कम, तो भी रहेगी। अगर सेम साइड में गलती होगी तो एक ज्यादा करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा। यार यहां पर क्या था, क्रेडिट कम है ए का, सेल्स का क्रेडिट ज्यादा है। एनी डेबिट में हो सकता है डेबिट एक का ज्यादा हो उतने अमाउंट से, दूसरे का डेबिट कम हो। तीसरी तरह की क्रॉस हो, डेबिट कम तो क्रेडिट भी कम, डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट भी ज्यादा है। कंपनसेटरी वो भी तो हो जाएगी। एक क्वेश्चन जरूर आएगा 10 नंबर का, पेपर तो लेंदी आता है, हर एक चैप्टर में पूछा जाता है। आप एक बार तो देखे देखोगे कि अगली बार दोगे सीरियसली थोड़ा सा। अभी तो आपकी रफ्तार ही नहीं है। जरा मैं क्वेश्चन पेपर देता हूं और सीरियस ही नहीं होते ना उस चीज पर। कम से कम 20 क्वेश्चन आने हैं मोटे मोटे, 20 क्वेश्चन 3 घंटे में करने हैं आपको। ट्रू फॉल्स भी आते हैं, उनका भी आंसर वो तो 20 नंबर का आना है। थ्योरी एक 20 नंबर का आना है। एक आध चैप्टर ही है जिससे क्वेश्चन नहीं आएंगे बस, बाकी हर चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे। एक तो जो 11th 12th में आप ये थ्योरी वगैरह पढ़ के आते हो,
इन चार चैप्टर से तो जरूरी नहीं है, लेकिन 8 से 10 नंबर का पेपर जो शू के 8-10 चैप्टर हैं, जर्नल एंट्री, सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है ना, ये ट्रायल बैलेंस, ये वो, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बड़े तो नहीं आ सकते, इनसे तो ट्रू फॉल्स मान लिया थ्योरी आ गई। बाकी तो करीब करीब हर चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं। बैंक रिकन्सिलेशन से भी आएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज भी आएगा, हाँ एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, इन 3-4 चैप्टरों से सेल ऑन अप्रूवल एक क्वेश्चन आ गया कोई सा। क्लियर बेटा? कोई डाउट हो क्लियर कर लीजिए। आज मैं इसको यहीं पर लेक्चर को समाप्त करता हूं, और मैं आपसे ये उम्मीद भी करता हूं कि शू के 3-4 पेज आप थ्योरी के पढ़ के आए। मैंने पढ़ा दिया है और इतना डिटेल में पढ़ा दिया है कि आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक थ्योरी समझ आएगी, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कारण नहीं है कि आपको ना समझ में आए। कॉन्सेप्ट जितना आपकी जल्दी समझ में आ जाएगा, उसके बाद चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, खेल खेल में चैप्टर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।